पोस्ट मौर्यन इकोनॉमी के बारे में भी पूछता है, मौर्योत्तरकालीन आर्थिक जीवन। अब इसमें आप लोगों को बात रखना होगा शुंग काल से लेकर के कुषाण काल के बीच में। देखिए, मौर्य साम्राज्य के अंत के साथ ही भारतीय इतिहास के राजनीतिक एकता इस समय कुछ समय के लिए खंडित हो गई थी। देश के उत्तर पश्चिमी मार्गों से कई विदेशी आक्रांताओं ने आकर के देश के विभिन्न भागों में अपने राज्य स्थापित कर लिए। दक्षिण में स्थानीय शासक वंश स्वतंत्र हो उठे। कुछ समय के लिए मध्य देश का सिंधु घाटी गोदावरी का संबंध भी टूट गया था। मगध के वैभव का स्थान साकल, विदिशा, प्रतिष्ठान, मथुरा आदि नगरों ने ले लिया था। इस काल के प्रमुख वंशों में शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, इंडो ग्रीक वंश, शक पार्थियन, शक सीथियन, कुषाण इत्यादि का, सातवाहन वंश इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। ऐतिहासिक स्रोत देखिए, भारतीय धार्मिक और धर्मेतर साहित्य, विदेशी साहित्यिक ग्रंथों, अभिलेखों, सिक्कों और पुरातात्विक खोजों के आधार पर इस काल के आर्थिक व्यवस्था की संरचना की जा सकती है। पुराण और स्मृति ग्रंथ इस काल के प्रमुख जानकारी के स्रोत हैं। इसके अलावा बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में जातक कथा, दिव्यावदान, ललित विस्तर, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प, मिलिंद पन्हों से भी इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। धर्मेतर साहित्य में पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता, कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम इस काल के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, हिस्ट्रेबो के ज्योग्राफी, प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिका के द्वारा भी भूमध्य सागरीय देशों के साथ भारत के संबंधों का प्रमाण मिलता है, जो कि मौर्योत्तर काल की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देती है। इसके अलावा अभिलेखों में गौतमी बलश्री का नासिक लेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, कुषाणों के अभिलेख और बड़े पैमाने पर इंडो ग्रीक कुषाणों के द्वारा जारी किए गए, सातवाहनों के द्वारा जारी किए गए सिक्कों से भी हमें मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था। पहला है भूमि और कृषक। देखिए, मौर्यों ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर जो नियंत्रण स्थापित किया था, संभवतः मौर्योत्तर काल में वो दिखाई नहीं देता। संभवतः इस काल में भूमि पर किसानों का निजी स्वामित्व था और कृषि क्षेत्रों के विस्तार में राजकीय प्रयासों का स्थान अब निजी प्रयासों ने ले लिया। मिलिंद पन्हों में एक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख मिलता है जो भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए जंगल साफ करता था, कुछ अन्य कदम उठाता है। वह भूमि का प्रयोग करता है, इसलिए वह उसका स्वामी कहा गया। इसकी पुष्टि मनु ने कहा। मनु के अनुसार ऋषिगण भूमि उसकी मानते हैं जिसने जंगल को काट कूट करके साफ किया हो, और आकेटिक हिरण उसका मानते हैं जिसने उसे पहले घायल किया हो। तो मतलब इसका संभवतः कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था। मतलब जिसने जंगल को साफ किया, जमीन उसकी, जिसने सबसे पहले शिकार किया, हिरण उसका। दिव्यावदान में किसानों की विशाल संख्या को कठोर श्रम करते हुए खेती के काम में लगा हुआ दिखाया गया है, किंतु इसका आशय यह है कि राज का कोई स्वामित्व नहीं था। मिलिंद पन्हों पर पृथ्वी पर स्थित सभी शहर, समुद्र तट, खान सब राजा के स्वामित्व के अंतर्गत आते हैं। इससे सामान्य क्षेत्रीय प्रभुसत्ता का संकेत मिलता है और राज्य अपने स्वामित्व के अधिकार का उपयोग करता है। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध श्रमणों को राजस्व और प्रशासनिक करों से मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा आरंभ की, जिससे अंततः केंद्रीय सत्ता छीड़ हुई। यद्यपि पूर्ववर्ती साहित्य में पुजारियों को भूमिदान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, किंतु अभिलेखों में भूमिदान का पहला प्रमाण ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का है, जब सातवाहनों ने महाराष्ट्र में अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर उपहार स्वरूप पुरोहितों को केवल एक गांव दान में दिया था। परंतु एक दान केवल कर मुक्त ही होते थे, किंतु धीरे धीरे दान दी गई भूमि पर दान ग्रहीता को प्रशासनिक अधिकार भी दिया जाने लगा, और यह पहला अधिकार गौतमी को सातकर्णी के समय में दिया गया था। इस तरह के आवंटित भू क्षेत्र में न तो राजकीय सेना प्रवेश कर सकती थी, न राजकीय सरकारी कर्मचारी, न जिला पुलिस ही इसमें किसी तरह का बाधा उत्पन्न कर सकती थी। यद्यपि यह अनुदान प्रायः धार्मिक दायित्व निभाने के उद्देश्य से प्रेरित थे, किंतु कुछ अनुदान प्रति भूमि पर खेती कराने के उद्देश्य से भी दिए जाते थे। पश्चिमी दक्कन से प्राप्त 130 ईस्वी के एक सातवाहन अभिलेख में कुछ बौद्ध भिक्षुओं को एक राजकीय भूखंड के अनुदान का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में कहा गया कि जब तक भूमि पर खेती नहीं की जाती तब तक गांव नहीं बसाया जा सकता। तो इस प्रकार से देखा जाए तो दान में दिए गए ऐसे ग्राम एक प्रकार से राज्य के भीतर अर्ध स्वतंत्र क्षेत्र बन गए, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों से राजा का नियंत्रण धीरे धीरे कम हो रहा था। लेकिन फिर भी कृषि को संरक्षण देने के लिए राज्य के द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। सिंचाई की व्यवस्था। खारवेल ने कलिंग में एक पुरानी नहर का विस्तार किया। रुद्रदामन ने सौराष्ट्र में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। इसमें नहरों का ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता था,
कुओं और तालाबों के द्वारा सूचित सिंचाई कराई जाती थी, नदियों के द्वारा सिंचाई की जाती थी। शक और कुषाण सरदारों ने उत्तर पश्चिमी भारत में संभवतः कुछ सरोवरों का निर्माण करवाया। कुछ व्यक्तियों ने उत्तर प्रदेश में ऐसे तालाब बनवाए जहां ईसा की आरंभिक दोनों शताब्दियों में धर्मार्थ सरोवर बनवाने की प्रथा प्रचलित थी। गाथा सप्तशती में ज्ञात होता कि सिंचाई के लिए सबसे पहले रहट का प्रयोग इसी काल में शुरू हुआ था। मनु के अनुसार व्यक्तियों के मकानों, तालाबों, फलोद्यानों, खेतों को अन्य लोगों द्वारा कब्जा किए जाने से रोका जाना चाहिए। मनु ने राजा को निर्देश दिया कि वह कृषि उपकरणों की चोरी करने वाले को दंडित करे। साथ ही उसने दूषित बीज बेचने और पहले बोए हुए बीजों को निकाल लेने और सीमा चिन्हों को नष्ट करने के लिए अपराध के लिए अंग भंग की व्यवस्था दी है। इसके बदले राज्य किसान से कर की वसूली करता था। ठीक है। मौर्योत्तर कालीन शिल्प उद्योग की बात करें तो मौर्योत्तर काल में कलाओं और शिल्पों पर राज्य का नियंत्रण नहीं था, इसलिए प्रोडक्शन के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी विकास हुआ। आरंभिक बौद्ध ग्रंथों, अर्थशास्त्र में दस्तकारों की इतनी विविधता नहीं दिखाई देती जितनी इस काल में देखने को मिलती है। दिग्निकाय में लगभग 2 दर्जन व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। महावस्तु नामक एक बौद्ध ग्रंथ में राजगृह में रहने वाले 36 प्रकार के कामगारों की सूची मिलती है। बिलिद पनहों में 75 प्रकार के विभिन्न व्यवसायों का उल्लेख मिलता है और 60 विभिन्न प्रकार के जो कि शिल्पों से संबंधित थे। मिलिंद पनहों में सोना, चांदी, सीसा, टिन, तांबा, पीतल, लोहा, हीरा जवाहरातों के काम से जुड़े हुए 8 शिल्प उत्पादों की जानकारी मिलती है। एक विशेष तरह का पीतल, जस्ता, सुरमा, लाल संख्या का भी संकेत मिलता है। और पतंजलि के महाभाष्य से विविध शिल्पों का ज्ञान मिलता है। उद्योगों के विकास ने शिल्पों में विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन दिया, जिससे तकनीकी कौशल का विकास हुआ। इसी काल में सूती और रेशमी वस्त्रों के साथ साथ हथियार और विलासिता की वस्तुएं बनाने के कार्य में काफ़ी प्रगति हुई। ठीक है। अब देखिए, अगर बात करें तो चीनी रेशम के आयात से देश में रेशम उद्योग को प्रोत्साहन मिला। शिल्पी गांव में भी बसते थे। स्वर्णकार, बढ़ई, माली, बाँस के टोकरी निर्माता, बेसकार, गांधिक, मछुआरों को धनक कहते हैं, कुम्हार, कुलाल, लुहार, धनुष निर्माता, रंगरेज आदि व्यवसायों के संबंधित लोगों के गांवों में निवास करने का उल्लेख मिलता है। तेलंगाना के करीमनगर गांव में विभिन्न प्रकार के शिल्पी अलग अलग बसते थे। इस काल में धातु कर्म के क्षेत्र में पर्याप्त विकास दिखाई पड़ता है। पेरिप्लस के अनुसार भारतीय इस्पात इतना विकसित था कि वह विश्व में अद्वितीय था और भारत में आर्याका से यानी काठियावाड़ से पूर्वी अफ्रीका भेजा जाता था। आज क्षेत्र में करीमनगर, नलगोंडा जिले से बहुत सी लोहे की सामग्रियां हमको मिलती हैं। प्लिनी के अनुसार भारत में पीतल और शीशे का उत्पादन नहीं होता था। देश के भिन्न भिन्न प्रदेश भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थे। मथुरा, वाराणसी आदि कपड़ा उत्पादन के लिए कई केंद्र थे। पतंजलि के अनुसार मथुरा नगर साटक निर्माण के लिए विख्यात था। महाभारत, मिलिंद पनहों और दिव्यावदान के अनुसार गंगा बेसिन, वाराणसी, कोयम्बटूर अपरांत में विभिन्न प्रकार के सूती वस्त्र निर्मित किए जाते थे। कुछ दक्षिण भारतीय नगरों में रंगरेजी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। तमिलनाडु के अंतर्गत तिरुचिरापल्ली में उपनगर उरेयूर में ईंटों से बनी एक रंगाई की टंकी खुदाई में मिली है और ऐसी ही रंगाई की टंकियाँ अरकमिडो में भी प्राप्त होती है। चूँकि मगध में लोहा बहुत अधिक मात्रा में होता था, वहाँ से बाहर भेजा जाता था। तांबे की खानें राजस्थान में मिली हैं। हिमालय के ढलान में कस्तूरी और केसर का उत्पादन होता था। पंजाब की नमक की पहाड़ी नमक का प्रमुख स्रोत थी। दक्षिण भारत में मसाला, सोना, रत्न, चंदन की लकड़ी मिलती थी। कश्मीर, कोशल, विदर्भ और कलिंग हीरो के लिए विख्यात थे। प्लिनी ने भारत को रत्नों की एकमात्र जननी कहा है, साथ ही भारत को सबसे महंगी वस्तुओं की जन्मदात्री कहा है। पेरिप्लस के अनुसार मोती कोलचई या कोरकई क्षेत्र से, मदुरई क्षेत्र से और निचले गंगा क्षेत्र से निकाले जाते थे। प्लिनी के अनुसार मोती पेरीमोला यानी चौल बंदरगाह से प्राप्त होता था। हीरे, कोशा, सबराई और एडम नदी के मुहाने से प्राप्त किए जाते थे। मौर्योत्तर कालीन व्यापार वाणिज्य, आर्थिक दृष्टि से इस काल में व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। इस काल में व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। पहला इस वाणिज्य को प्रोत्साहन देने वाले प्रमुख कारक थे नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में नए वर्गों का उदय, रोम और चीन के साथ व्यापारिक संबंधों का विकास। रोम के साथ व्यापारिक संबंधों के फलस्वरूप दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों के साथ जुड़ाव और विदेशों में भारतीय माल की बढ़ती मांग। इन दोनों पश्चिम में रोमन साम्राज्य, उत्तर भारत में चीन में हान साम्राज्य का विकास हो रहा था। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत पूर्व के उत्पादों जैसे गरम मसाले, सुगंधित लकड़ी, रेशमी और अन्य वस्त्रों की मांग थी। इस प्रकार की उत्तर में हान साम्राज्य ने व्यापारियों को काफ़ी प्रोत्साहन दिया।
जिसके कारण भारत, मध्य एशिया, चीन के संपर्क बढ़ते गए और बढ़ते हुए विदेशी व्यापार ने स्थानीय आभूषण निर्माताओं, वस्त्र उत्पादकों और कृषकों को विविध प्रकार के व्यापार योग्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रेरित किया। रोमन साम्राज्य के उदय से ईसा पूर्व प्रथम शती में भारतीय व्यापार को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। इस साम्राज्य के पूर्वी भाग में भारत में निर्मित विलासिता के सामान का बड़ा ग्राहक बन गया। रोमवासी मुख्य रूप से मसालों का आयात करते थे, जिसके लिए दक्षिण भारत प्रसिद्ध था। काली वृक्ष को यवन प्रिया कहा जाता था। केवल भारतीय सामग्री से यह पूर्ण नहीं होती, इसलिए भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क स्थापित करने लगे। इसके अलावा लोहे की वस्तु, खासकर बर्तन, मलमल, मोटे कीमती पत्थर, हाथी दांत, पाकशाला, ये सभी वस्तुएं भी रोम भेजी जाती थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप भारत रोम व्यापार में भी इसको क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, मौर्योत्तरकालीन व्यापारिक मार्ग। देखिए, मौर्यों ने आंतरिक यातायात के साधनों, मार्गों को विकसित करके व्यापार की प्रगति का प्रारंभिक आधार तैयार किया था। पाटलिपुत्र को तक्षशिला से जोड़ने वाले मार्ग मौर्यों की देन था। हस्तल मार्गों से पाटलिपुत्र ताम्रलिप्ति से जुड़ा था, जो बर्मा और श्रीलंका के जहाज़ों के लिए प्रमुख बंदरगाह था। उत्तरापथ तक्षशिला से होकर के आधुनिक पंजाब होते हुए यमुना के तट पर पहुंचता था और मथुरा तक जाता था। फिर मथुरा से उज्जैन में आकर के एक मार्ग से मिलता था और फिर वह मार्ग उज्जैन से भड़ौत जाता था। तो दक्षिण भारत के स्थल मार्गों का विकास मौर्यों के पश्चात हुआ। दक्षिणापथ में एक मार्ग अवंती से बिंद क्षेत्र को पार करते हुए अमरावती, दूसरा प्रतिष्ठान से नासिक जाता था, तीसरा भृगुकच्छ से सोपारा और कल्याणी पहुंचता था और चौथा मौसरी से पुहार तक जाता था। और ये मार्ग नदी घाटियों के साथ साथ तटीय प्रदेशों और पर्वतीय दर्रों के बीच में विकसित किए गए। अब देखिए, विदेशी आक्रामकताओं के कारण देश के विभिन्न भाग उन व्यापारिक मार्गों से जुड़ गए जिनमें कुछ मध्य एशिया और पश्चिम एशिया को जाते थे। एक स्थल मार्ग द्वारा तक्षशिला काबुल से जुड़ गया था, जहां से विभिन्न दिशाओं को मार्ग जाते थे, और उत्तरवर्ती मार्ग बैक्ट्रिया से होकर के कैस्पियन सागर होता हुआ कृष्ण सागर में जाता था, यानी काला सागर में, जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था, जिसे हम लोग सिल्क रूट कहते हैं, जिससे चीन से होने वाले रेशम मार्ग का समस्त व्यापार इसी मार्ग से होता था। और जब हिप्पारस नामक ग्रीक नाविक ने अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं की जानकारी दी, जिससे अरब सागर में यात्रा की जा सकती थी, इस प्रकार से पश्चिमी एशिया के बंदरगाहों के बीच कम समय लगता था। अगर बात करें बंदरगाहों की, ठीक है, तो पेरिप्लस के अनुसार सिंधु नदी के पास एक व्यापारिक प्रतिष्ठान था जिसका नाम था वारविकम। सुपारक जिसको कहते हैं। पेरिप्लस के एक बंदरगाह बेरीगाजा भड़ोच की भी चर्चा करता है, और भड़ोच उस काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। भड़ोच के बंदरगाह से सुंदर लड़कियां लाई जाती थी। खुंडैक निस्ट्रिक आधुनिक आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित थे। पोलुरा कलिंग उड़ीसा में भी स्थित था। तो इस प्रकार से देखिए, मलाबार तट पर मुजरिस नामक बंदरगाह था। तमिल पर पुहार, कावेरी पट्टनम नामक बंदरगाह था। ठीक है ना। टालमी के अनुसार तमिल तट पर एक और बंदरगाह था जिसको नेगपट्टनम कहा जाता था, और आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम प्रमुख बंदरगाह थे। तो इस प्रकार से ये बंदरगाह जो थे व्यापारिक परिणाम के मद्देनजर विकसित हुए थे। मौर्योत्तरकालीन मुद्रा प्रणाली। कुछ विद्वानों का विचार है कि प्रायद्वीपीय भारत में रहने वाले लोग सोने या चांदी की मुद्रा का उपयोग नहीं जानते थे। वस्तुतः ईसा की सदी के प्रारंभ में व्यापार के विकास के साथ मुद्रा प्रणाली में विशिष्ट प्रगति हुई। रोम से आने वाला सोना अधिकतर सर्राफ के काम में आता था और संभवतः बड़े स्तर के व्यापारिक लेन देन में इसका प्रयोग होता था। ईसा से 500 साल पहले भारतीय क्षत्रप फारस के साम्राज्य को प्रतिवर्ष 320 टैलेंट सोना शुल्क के रूप में देते थे। लेकिन जब इंडो ग्रीक शासक आए तो सोने के कुछ सिक्के चलाए। कुषाण शासकों ने बड़ी मात्रा में सिक्के चलाए, और ये इसका कारण था कि भारत रोम के बीच में जो व्यापार होने लगा, इससे रोमन स्वर्ण मुद्राएं भारत में आगमन हुआ, और इंडो ग्रीक शासकों ने द्रख्म नामक स्वर्ण सिक्का चलाया। अगर देखा जाए तो इतने प्रभुत मात्रा में स्वर्ण आ रहे थे कि कुषाणों के द्वारा हमको कुषाणों के चांदी के सिक्के प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखें तो ये कुषाण सिक्के, जो स्वर्ण सिक्के हैं, वो 123 ग्राम के होता था, जबकि इंडो ग्रीक 134 ग्राम के हमको प्राप्त होते हैं। इस काल के चांदी के सिक्के को शतमान, पूरण या धर्ण कहते थे, जबकि सोने के सिक्के को निष्क सुवर्ण या कारसार्पण कहते थे, या फिर हम द्रख्म कहते थे। सातवाहनों ने भी कई प्रकार के सिक्के चलाए, जिसमें तांबे जिस पर नाव का चिन्ह था, कारसार्पण
सोने का हमें प्रयोग नहीं मिलता है। शीशे के सिक्के चलाए थे, चांदी, तांबा और शीशा, ये चारों धातु का होता था कारसारपण। कुषाणों ने 35 देवताओं का अंकन अपने सिक्कों पर किया। इस काल में बड़ी मुद्राओं की प्राप्ति न केवल समृद्धि का प्रतीक है बल्कि व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार को भी यह इंगित करता है। पतंजलि कहता है कि दैनिक मजदूरों को निष्कों में अदायगी किए जाने का उल्लेख किया, किंतु यह संभवतः सोने के सिक्के नहीं होंगे। अगर देखिए तो प्राचीन काल में बाट, माप और विनिमय, तो बाटों में प्रस्थ, आढ़क, द्रोण और खारी होते थे, जो क्रमशः बढ़ते हुए क्रम से थे। खारी द्रोण अनाज का माप था। अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार के बाटों का उल्लेख मिलता है, जैसे पल, मांस, कारसारपण, सर्प, कुडव। खुडव अनाज का बाट था जो लकड़ी या लोहे का बना होता था। दिव्यावदान में अंजलि, मनिका, बिलभागम, प्रबोध का उल्लेख है। ठीक है, तो इस प्रकार के बाटों का उपयोग दिखाई पड़ता है। महाजनी व्यवस्था, प्रारंभिक धर्म सूत्रों में ब्याज की चर्चा मिलती है। सामान्यतः प्रचलित दर 1.25% या मासिक 15% वार्षिक थी, किंतु अलग अलग सूत्रकारों ने अलग अलग दरें बताई हैं। मौर्योत्तर काल में देखें तो गौतम इसकी दर 2% मासिक बताता है। दूसरी तरफ मनु ने विभिन्न वर्णों के लिए अलग अलग दरों का उल्लेख किया, जैसे ब्राह्मण 2%, क्षत्रिय 3%, वैश्य 4% और शूद्र को 5% मासिक जो है क्या करना पड़ा, ब्याज देना पड़ेगा। असुरक्षित कर्ज के लिए दर अधिक थी। अर्थशास्त्र के अनुसार कर्ज का सामान्य दर 5% मासिक था, किंतु जंगल से गुजरने वाले 10% और समुद्र यात्रा करने वाले से 20% मासिक ब्याज लिया जाता था। जब सूद की दर उधार ली गई रकम से अधिक हो जाती थी तो सूद की अदायगी बंद हो जाती थी। पति पत्नी ऋण के लिए उत्तरदायी था, पत्नी के ऋण के लिए उत्तरदायी था, किंतु पत्नी पति के ऋण के लिए उत्तरदायी नहीं थी। शहरी केंद्रों का विकास, देखिए मौर्योत्तर काल में शहरीकरण के साक्ष्यों की दृष्टि से यह अभूतपूर्व काल था। मुद्रा व्यवस्था, शिल्पकला, व्यापार की प्रगति के परिणामस्वरूप देश में कई नगरों का विकास हुआ। इस काल में अनेक ऐसे शहर थे जो वाणिज्य और दस्तकारी के केंद्र थे। वाराणसी कपड़ा उत्पादन के लिए, हाथी दांत के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। वैशाली भारी संख्या में मोहरें आदि प्राप्त हुई हैं जो व्यापारिक गतिविधियों को इंगित करती हैं। साटक जो है मथुरा में गांधार और मथुरा मूर्तिकला के लिए, अमरावती अपने संगमरमर की मूर्तियों के लिए, ताम्रुक चंद्रकेतुगढ़ बंगाल के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। उज्जैन मनका बनाने उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। और कोरक्कई और मदुरई जो है मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। उरियूर अपने वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। करीमनगर, नलगोंडा अपने लोहे के खानों के लिए प्रसिद्ध था। तो इस प्रकार से नए नए शहरी केंद्रों का विकास होता है। तो ये मौर्योत्तर काल का विचार, ये टॉपिक ख़त्म होता है। थोड़ा सा तेज़ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग जल्दी जल्दी सुनो, जल्दी जल्दी पढ़ो भी साथ में, ताकि आप लोगों का कल्याण हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।